सऊदी अरब, पाकिस्तान और टर्की बना रहे हैं, तो इधर क्या एतराज़ है अगर भारत, यूएई और इजराइल मिल जाए? हिंदुस्तान में मुझे समझ में नहीं आता, लोग क्यों नहीं समझने की कोशिश करते। पाकिस्तान का तरीका ये है कि उनकी सिक्योरिटी पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी उनकी जनरल हेडक्वार्टर के पास है। पाकिस्तान हमारे देश में 10 खामियां बता सकता है जो है, तो मैंने आपको बता दिया है। इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री बैलेंस उनका किल चेन आगे चला गया है। इन टर्म्स ऑफ इस्लामिक फ्रेमवर्क स्ट्रेटेजिक लेवल पे हमें प्रॉब्लम खड़ी हो रही है और हो सकती है। और मैं आपको इशारा करके ये भी बता दूं प्रॉब्लम कहाँ होगी। प्रॉब्लम चिकन नेक पे होगी, सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे होगी। नक्शा देख लीजिए। सचेत होना चाहिए। ये जो कहा जा रहा है कि भाई देखिए यूएई, इजराइल और भारत एक अलग ही एक्सेस ऑफ पावर बना रहे हैं, ये इन रिस्पॉन्स टू मैका पैक्ट हो रहा है। क्या ये सही है कि भारत अपने लिए ठीक काम कर रहा है ये? भारत अपनी पूरी फॉरेन पॉलिसी गलत है और ग्राउंड पे साबित हो चुकी है। इजराइल आज जो है एक ऐसे कगार पे खड़ा है कि इजराइल विल बी इन बिग ट्रबल, और यूएई अगर ठीक तरीके से बात को नहीं समझेगा, यूएई विल बी इन ट्रबल। यूएई अब ये है हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी, मोदी सरकार की। मैं बार बार बोल रहा हूँ और हर लड़ाई के बाद ये और साबित होता जा रहा है जो मैं बोल रहा हूँ। हमारी फॉरेन पॉलिसी ठीक नहीं है, हमें पाकिस्तान से बात करनी है। दुनिया बदल चुकी है, समझिए रियलिटी को। यहाँ पर ये जो सऊदी और पाकिस्तान और टर्की वाला पैक्ट हुआ है, इसको लेकर भारत की तरफ से तो कोई, मुझे लगता है आधिकारिक मैंने नहीं देखा कोई रिएक्शन आया है। लेकिन इतना ज्यादा रिएक्शन मांगा जा रहा था कि ये सोचिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जरिए नरेंद्र मोदी का झूठा बयान तैयार किया गया, जिसमें वो बहुत स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि ये लोग साथ में आ रहे हैं, और इस तरह से करके मुझे लगता है कि शायद ये पाकिस्तानियों का कारनामा रहा होगा कि वो चाहते थे कि पाकिस्तान को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाए। चलिए वो तो हमें नहीं पता कि क्या किसने किया ये जरूर, लेकिन जो एम्बेसी है भारत की सऊदी अरब में, उसको बाकायदा इस पर रिएक्शन देना पड़ा कि ये झूठ है और ये एआई है। इस तरह का कोई बयान नरेंद्र मोदी ने नहीं दिया। मैं आपसे यहां समझना चाहती हूं कि जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि ये जो मक्का पैक्ट का हम जिक्र कर रहे हैं, उसी के काउंटर के तौर पर देखा जा रहा है कि इजराइल, इंडिया और यूएई, ये तीनों देश आकर और एक कोई पैक्ट या कोई अलायंस जो उनका बन रहा है, उसको लेकर सऊदी अरब को ऑब्जेक्शन हो रहा है। वहां के तमाम कमेंटेटर्स कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए। तो अगर इधर सऊदी अरब, पाकिस्तान और टर्की बना रहे हैं, तो इधर क्या एतराज है अगर भारत, यूएई और इजराइल मिल जाए? देखिए ऐसा है, पहली बात तो ये जो बात चल रही है, ये जो इंडिया, यूएई और इजराइल की बात, ये दो, देयर आर टू रीजंस व्हाई इट इज बीइंग सेड। वन इज, हम इसको बोलते थे कि ये वेस्ट का क्वाड है, जिसको I2U2 बोलते हैं, विच इज इंडिया, इजराइल, यूएई एंड अमेरिका। ये चार का, यूएस का। तो वो खत्म हो रहा है अभी। कहाँ है वो, मैं बताता हूँ। दूसरा जो ये आईमेक की बात हो रही थी, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर, जो कि यूएई के थ्रू जाएगा, फिर इजराइल जाएगा, हाइफा पोर्ट, और वहां से यूरोप जाएगा। तो ये सब चीजें ये अब सब बदल रही हैं। अभी वहां पर एक रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क आ रहा है, जो एक नई सोच है, और उस नई सोच के तहत जो है, जो मैं आपसे बता रहा हूँ, पाकिस्तान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसमें। अच्छा, अब जहां तक हुआ क्या है, यूएई और सऊदी का सवाल है। आपको शायद मालूम होगा कि 2 मिसाइल्स फायर हुई हैं अभी, कल की बात है, शायद यूएई के पर फायर हुई है, और ये बताया जा रहा है कि वो मिसाइल ईरान ने फायर करी है। ईरान ने क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि हमने फायर नहीं करी है। तो मैं समझता हूं वो जो है, हो सकता है इजराइल की मिसचिफ हो, क्योंकि उसका कारण है, देखिए यूएई जो है वो सऊदी का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। सऊदी इसका नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर इज चाइना, और सेकंड इज यूएई। तो कोशिश हो रही है कि इन दोनों के बीच में और फासला, उनके अंदर रिफ्ट करवाई जाए दोनों मुल्कों के बीच में, यूएई और सऊदी के बीच में। इनमें कोई अच्छे रिश्ते थे नहीं, पर अभी बेहतर हो रहे थे, अब उसको फिर से तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो कहने का मतलब ये है, मैं ये समझता हूँ इजराइल अभी भी बहुत डिस्ट्रक्टिव काम करने की कोशिश कर रहा है हर जगह। पर अमेरिका जो है, अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट, ही इज टॉकिंग सेंस। और जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है, मेरे हिसाब से ये जो बातचीत कर रहे हैं, वो बेसिकली 3 नवंबर के मिड टर्म इलेक्शन के लिए है, कि किसी तरीके से ये इलेक्शन पार हो जाए मेरा। तो ही इज बिल्डिंग अप अ नैरेटिव। और जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है, हिंदुस्तान में तो लोगों की समझ ही नहीं आ रहा है कि ये जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट है क्या। मैं सुन रहा था अभी, एक हमारे फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उनसे पूछा गया ये क्या है, तो वो बोल रहे हैं हाँ, इससे हमारे को थ्रेट हो सकती है। इससे आपको कोई थ्रेट नहीं है, आपको थ्रेट है, देखिए 2 चीजें हैं। एक है रीजनल फ्रेमवर्क, एक है इस्लामिक फ्रेमवर्क। रीजनल फ्रेमवर्क का मतलब है वो भी इस्लामिक है, पर वो सिर्फ रीजन तक सीमित है, जो कि वेस्ट एशिया है। पर इस्लामिक फ्रेमवर्क इज अ स्टेप बियॉन्ड दैट, कि जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, दे कैन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ द कलेक्टिव सिक्योरिटी। और उसके तहत मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो रिलेशंस हैं, वो बहुत ही अच्छे हो गए हैं।
उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज के अच्छे हो गए हैं, उनकी मिलिट्रीज के अच्छे हो गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दे आर अ मिलिट्री थ्रेट टू इंडिया, मैं ये कह रहा हूँ कि दे आर बेसिकली अ स्ट्रेटेजिक थ्रेट टू इंडिया। इसका मतलब ये है, इंडिया आप जानती हैं 2024 में वो छोड़ के साथ चला गया था, बांग्लादेश साथ को रिवाइव करना चाहता है, ये उनकी फॉरेन पॉलिसी की प्रायोरिटी है। पाकिस्तान जो है वो अब बांग्लादेश के साथ आ गया है, चीन जो है वो साउथ एशिया का हिस्सा बन चुका है। आप जब इन सब चीज़ों को देखेंगी तो समझ में आएगा जो इस्लामिक फ्रेमवर्क बन रहा है, जिसमें कि जो इस्लामिक कंट्रीज हैं दुनिया की, वो पहले यूरेशिया की एक साथ आएंगी। अभी देखिए आप पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली एक डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट करा है विद सोमालिया, वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में हो गया। तो पाकिस्तान का रोल बढ़ रहा है, बढ़ता रहेगा। एक बात आपको और बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को, पाकिस्तान का जैसे मैंने आपसे कहा मीडिएशन का रोल है, रीजनल फ्रेमवर्क का रोल है, इस्लामिक नेशंस का रोल है। उसके अलावा देखिए क्या हो रहा है कि अभी वही एनएसए बोल रहे थे एक, उसके ऊपर किसी चैनल पे, नाम नहीं उनका लेना चाहता हूँ, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रह चुके हैं, कि देखिए मिलिट्री बैलेंस जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान का एक ही है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई, उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई है। आप ये बात को क्यों नहीं समझते? तब्दीली ऐसे नहीं होती कि असला आया है, तब्दीली होती है किल चेन, कि कितनी जल्दी से आप फैसला लेते हैं लड़ाई लड़ने का, ये भी एक बहुत बड़ी तब्दीली है। असला तो आया ही आया है, जो उनकी खामियां थी सिंदूर की उन्होंने भर ली है। उसके अलावा किल चेन अब उनकी बहुत तेज हो गई है, क्योंकि अब एक ही आदमी वहां पर डिसीजन लेता है, वो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर। उसके अंडर सब कुछ है, एनएसए भी उसके अंडर है, एनएसए उसके पास है, आईएसआई उसके पास है, न्यूक्लियर वेपन उसके पास है, कन्वेंशनल वॉर कैपेबिलिटीज उसके पास है, सब कुछ उसके अंडर है। इसे कहते हैं किल चेन जो है वो तेज हो गई है। ये इम्बैलेंस हो गया है पूरा मिलिट्री बैलेंस, वो आगे निकल चुके हैं किल चेन के कारण ही। तो इन बातों को हमें समझना है। लेकिन प्रवीण जी, एक फौजी के तौर पे आपको अच्छा लग रहा होगा कि फौज के पास ज्यादा ताकत पहुंच गई है, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर जो समाज और राजनीति को समझता है कि हमेशा पॉलिटिशियंस जो होते हैं, यानी जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं, उनको हमेशा मिलिट्री के ऊपर होना चाहिए, तो ये तो भारत के लिए भी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के समाज में भी इससे एक डिसबैलेंस पैदा होगा। ये अलग बात है कि एक व्यक्ति फैसला ले रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन वो तो अनइलेक्टेड है, तो इलेक्टेड लोगों को फैसला लेना चाहिए। वहां पर पाकिस्तान का भी मैं जिक्र कर रही हूँ, जो मैं भारत के लिए काम ना करूंगी वो पाकिस्तान के लिए भी करूंगी। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, इस मसले को हिंदुस्तान में मुझे समझ में नहीं आता, लोग क्यों नहीं समझने की कोशिश करते। हर मुल्क जो है उसका अलग तरीका होता है, चाइना का अलग तरीका है, रशिया का अलग तरीका है। पाकिस्तान का तरीका ये है कि उनकी सिक्योरिटी पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी उनकी जनरल हेडक्वार्टर के पास है, और जहाँ तक गवर्नेंस का ताल्लुक है वो एक अलग सब्जेक्ट है वहाँ पर। इसलिए वहाँ हम कहते हैं उनकी सरकार हाइब्रिड सरकार है। इसलिए मैं कहता हूं अगर आपको बात करनी है पाकिस्तान से तो आप फौज से बात करिए उनकी, क्योंकि जो सिक्योरिटी पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है, वो फौज चलाती है वहां की, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं चलाता है। नहीं, लेकिन सानी जी, इसमें जनता की मर्जी शामिल नहीं होगी। मैं वो कह रही हूँ कि जो अनइलेक्टेड लोग हैं वो जनता की भावना को रिप्रेजेंट नहीं करते। तो अगर भारत भी मान लेते हैं कि आसिम मुनीर साहब से भी बात करता है, तो भी वो आम जनता से, यानी पीपल टू पीपल तो बातचीत नहीं हो रही है। वहां सरकार का जो इंतजाम है ये बड़ा फल्टी हुआ है, ये तो बड़ा। नहीं, देखिए ये दूसरे के मुल्क को हमें एक्सेप्ट करना है और उसी तरीके से अपनी पॉलिसीज बनानी है। पाकिस्तान हमारे देश में 10 खामियां बता सकता है जो है, तो वो भी कह सकता है, कोई भी मुल्क कह सकता है। अब वेस्टर्न्स कहते रहते हैं चाइना के बारे में ऑटोक्रेसी है, ओ भैया तरक्की भी तो कर गए, अब ठीक है उनकी प्रॉब्लम है। वो हमें ये देखना है, वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, एक ऑर्डर खत्म हो रहा है, दूसरा शुरू हो रहा है, लड़ाई का माहौल है हर जगह, और उसके अंदर अगर एक मुल्क जिसकी इस समय इकोनॉमिक हालत अच्छी नहीं है, अगर इतना ज़्यादा बेहतर कर लेता है बिकॉज उसके पास सर्टन एसेट्स हैं। क्या एसेट्स हैं उनके एसेट्स हैं जियोग्राफी, वो तो हमारे पास भी है। उनका और एसेट क्या है? उनका एसेट आज सबसे बड़ा ये है कि जो उनकी आर्मी है वो सिक्योरिटी भी देखती है, और आर्मी न्यूक्लियर टेस्ट के बाद, मे के 1998 के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद फॉरेन पॉलिसी भी देखती है। इन अदर वर्ड्स उनको जियो पॉलिटिक्स भी समझ में आती है, और ये जब ऑर्डर चेंज हो रहा होता है उस समय इन चीज़ों की अहमियत होती है। तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप देखिए उनका क्या है, वो उनका है, हमें ये समझना है कि उनका अरेंजमेंट क्या है, हम किससे बात करें और किससे हमारी बेहतरी हो सकती है, हम दोनों की बेहतरी हो सकती है। तो मैंने आपको बता दिया है, इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री बैलेंस उनका किल चेन आगे चला गया है। इन टर्म्स ऑफ इस्लामिक फ्रेमवर्क स्ट्रेटेजिक लेवल पे हमें प्रॉब्लम खड़ी हो रही है और हो सकती है। और मैं आपको इशारा करके ये भी बता दूं प्रॉब्लम कहाँ होगी, प्रॉब्लम चिकन नेक पे होगी, सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे होगी, नक्शा देख लीजिए। तो कहने का मतलब ये है, हमें ग्राउंड पे सिचुएशन को समझना है जो यहाँ नहीं समझी जा रही है।
नहीं, आपकी बात से मुझे लगता है कि मैं हमेशा मेरी रज़ामंदी कभी भी नहीं हो सकती है इस बात को लेकर। आपकी इस बात से मैं पार्शियली एग्री करती हूँ कि उनके देश का जो इंतज़ाम निज़ाम है, जो उनके काम करने का तरीका है, हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि हम उसको बदल दें, उसको कबूल करें और बातचीत करें। लेकिन साथ-साथ कभी भी चाइना का जो ऑटोक्रेटिक वे ऑफ गवर्नेंस है या फंक्शनिंग है, या पाकिस्तान में अनइलेक्टेड लोगों के पास इतनी पावर होनी चाहिए, इसके मैं हमेशा सैद्धांतिक रूप से खिलाफ रहूँगी। हमेशा मेरा एक ही पैमाना रहता है, जो भारत के लिए होगा वो दुनिया के किसी भी देश के लिए होगा। अब बिल्कुल आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का बढ़ता हुआ रोल आप देख रहे हैं। ऐसे में क्या भारत को अपने हितों की रक्षा करने के लिए और ज्यादा सचेत होना चाहिए? ये जो कहा जा रहा है कि भाई देखिए यूएई, इजराइल और भारत एक अलग ही एक्सेस ऑफ पावर बना रहे हैं, ये इन रिस्पॉन्स टू मैक्का पैक्ट हो रहा है, क्या ये सही है कि भारत अपने लिए ठीक काम कर रहा है? ये भारत अपनी पूरी फॉरेन पॉलिसी गलत है और ग्राउंड पे साबित हो चुकी है। इजराइल आज जो है एक ऐसे कगार पे खड़ा है कि इजराइल विल बी इन बिग ट्रबल, और यूएई अगर ठीक तरीके से बात को नहीं समझेगा, यूएई विल बी इन ट्रबल। यूएई क्या है? यूएई जो है 1 मिलियन एमराती हैं, 10 मिलियन फॉरेनर्स हैं। क्या है मतलब? दे हैव मनी, आई अंडरस्टैंड दैट पार्ट, बट उसके अलावा वो क्या है उनके पास? ना तो वो डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं, खाना बाहर से आ रहा है। अभी उन्होंने वो लैंड कॉरिडोर बना रखा है ओमान के साथ, जो ओमान का सलाला पोर्ट है वो वहाँ से वो उनका जो पोर्ट है यूएई दुबई में है, फुजेरा, वहाँ पे वो लैंड कॉरिडोर बना हुआ है, खाना उसके थ्रू आ रहा है। देखिए, कहने का मतलब ये है हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी, मोदी सरकार की, मैं बार बार बोल रहा हूँ और हर लड़ाई के बाद ये और साबित होता जा रहा है जो मैं बोल रहा हूँ। हमारी फॉरेन पॉलिसी ठीक नहीं है, हमें पाकिस्तान से बात करनी है। दुनिया बदल चुकी है, समझिए रियलिटी को। ये मैं आपसे कहता रहता हूँ बार बार। वो उनकी जो है तरीका सरकार चलाने का, वो उनका तरीका है, उसमें हम कौन होते हैं दखल देने वाले? और इसके अलावा इजराइल की जो आप बात कह रहे हैं, आप सोचिए कि अमेरिका एक ऐसा देश जहां सबसे ज्यादा सपोर्ट इजराइल के लिए पाया जाता था, वहां पूरे तरीके से न सिर्फ की पॉलिटिकल लीडरशिप में बल्कि जो समाज है और खासकर जो नई पीढ़ी है, नई जनरेशन है, उसमें पूरे तरीके से जमीन साफ हो चुकी है। अभी देखिए खबर में पढ़ रही थी कि जो यूएस के जरिए एक पीस प्रपोजल लाया गया था जो गजा पट्टी के लिए, नेतन्याहू ने उसको भी रिजेक्ट कर दिया है। यानी कि जो हिंसा है वो लगातार जारी रहेगी फिलिस्तीन में, और इसको जो जैरेड कुशनर हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप के दामाद भी हैं और एडवाइजर भी हैं, उनके जरिए इजराइल और हमास के बीच ये एक तरह का शांति समझौता लाया गया था। अब इसको रिजेक्ट कर दिया नेतन्याहू ने। अभी जो पोप हैं, पोप ने बाकायदा एक इतनी बड़ी अपील की कि ये हिंसा जो है खत्म होनी चाहिए।